वो दिन कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की रूह को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो दिन जब पंजाब की धरती हमारे ही खून से लाल हो गई थी और हमारी सारी उम्मीदें धुएं में खो गई थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ त्योहार मनाने आए थे, कुछ अपनी आवाज उठाने। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जनरल डायर के बस एक हुक्म से वो हंसता खेलता बाग एक बंद पिंजरा बन जाएगा। बिना किसी चेतावनी के बस गोलियों की बौछार थी और चारों तरफ चीखें। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इस नरसंहार को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले विश्व युद्ध के समय में जब हमसे बड़े बड़े वादे किए गए थे, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारत सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, बल्कि एक ऐसी रिसोर्स मशीन था जिसे युद्ध के लिए पूरी तरह निचोड़ा जा रहा था। ये जो नंबर है ना 13 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन भारतीय सैनिकों और मजदूरों की तादाद है जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने भेजा गया था। हमारे ही लोगों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया गया जिससे हमारा, सच कहूं तो, कोई लेना देना ही नहीं था। और उनमें से करीब 74,000 कभी घर वापस नहीं लौटे। सोचिए जरा, उन्होंने यूरोप के बर्फीले मैदानों से लेकर मिडल ईस्ट के तपते रेगिस्तानों तक हर मोर्चे पर अपनी जान दे दी। और बात सिर्फ जान की नहीं थी, भारत ने आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उस जमाने के हिसाब से 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की रकम, एक बहुत भारी भरकम रकम ब्रिटेन को युद्ध के लिए दी गई। मतलब हमारा पैसा और हमारे लोगों का खून दोनों साम्राज्य के काम आ रहा था। और यही तो सबसे बड़ा धोखा था। एक तरफ एक भारत था जो ब्रिटेन के लिए अपनी जान दे रहा था, और दूसरी तरफ वही ब्रिटेन घर पर हमारे ही लोगों पर जुल्म ढा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और दमनकारी कानून हम पर थोपे जा रहे थे। ये गुस्सा ये धीरे धीरे सुलग रहा था, और इसी गुस्से ने विदेश में एक चिंगारी को आग में बदल दिया। साल 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी बनी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भाषणों से कुछ नहीं होगा, अब हथियारों से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना है। और उनके लिए ये विश्व युद्ध एक सुनहरा मौका था। उनका प्लान बहुत ही साहसी था। 1857 की तरह एक देशव्यापी सैन्य विद्रोह, पर इस बार कहीं ज्यादा संगठित तरीके से। उनका लक्ष्य था कि ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर ही बगावत की आग लगा दी जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर क्रांति की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गोपनीयता होती है। कृपाल सिंह नाम के एक मुखबिर ने पूरी योजना की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी। विद्रोह शुरू होने से ठीक पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन छावनियों से हथियार छीन लिए जहां बगावत होनी थी। सब खत्म हो गया। गदर विद्रोह की ये जो नाकाम कोशिश थी, इसने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्हें यह तो समझ आ गया था कि यह गुस्सा अब एक संगठित क्रांति का रूप ले चुका है। और देखिए, जब सत्ता डरती है तो वो कानून को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। इसी डर का नतीजा था 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक इमरजेंसी कानून था जिसे युद्ध के बहाने लागू किया गया, पर असल मकसद तो हर उस आवाज को दबाना था जो हुकूमत के खिलाफ उठ रही थी। और यही कानून आगे चलकर रॉलेट एक्ट का आधार बना। जरा देखिए, इस कानून ने सरकार को कैसी ताकतें दी थी। किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल दो, प्रेस की आज़ादी छीन लो, बिना जूरी के सजा सुना दो। मतलब युद्ध में जो हमने कुर्बानियां दी उसके बदले हमें ये इनाम मिला था। ये एक सीधा सीधा विश्वासघात था और इसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। और इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से ही तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और उस नरसंहार के बाद अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता को छुपाने के लिए एक जांच आयोग का मजाक खड़ा किया, जिसे नाम दिया गया हंटर कमीशन। जब जनरल डायर से कमीशन के सामने पूछा गया तो उसने बिना किसी शर्म के सब कबूल कर लिया। उसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि पूरे भारत के मन में दहशत पैदा करना था। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई आतंकी कार्रवाई थी। और फिर इस नाइंसाफी को देखिए, डायर को सजा के नाम पर क्या मिला? बस पद से हटाकर ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। और वहां उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। ये था ब्रिटिश न्याय का असली चेहरा। इस एक घटना ने और फिर हंटर कमीशन के इस दिखावे ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली में हमारे आखिरी भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अंग्रेजों से सुधार की उम्मीद करना बेकार है। लक्ष्य अब सिर्फ एक था,
पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन उस बाग में एक नौजवान भी था जिसने उस खून खराबे को अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम था ऊधम सिंह, और उसने उसी दिन एक कसम खाई थी, एक ऐसी कसम जिसकी गूंज दशकों बाद सुनाई देनी थी। पूरे 21 साल तक ऊधम सिंह ने उस आग को अपने सीने में जलाए रखा। जनरल डायर तो खैर बीमारी से मर गया, लेकिन उस नरसंहार को मंजूरी देने वाला पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर जिंदा था। और 1940 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और कैक्सटन हॉल में ओडवायर को गोली मारकर 21 साल पुराने जख्मों का बदला ले लिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का बदला नहीं था, नहीं, ये उस पूरे राष्ट्र का जवाब था जिसने अपने जख्मों को भुलाया नहीं था। जलियांवाला बाग की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे गहरे से गहरा दर्द भी आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सवाल यही है, आखिर एक राष्ट्र की स्मृति उसके दर्द को शक्ति में कैसे बदल देती है?